सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है आपका, और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा एक कंटिन्यू भी चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर की जनरेशन थी 5, उनके बारे में डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्क्राइब किया था, अपन ने एक एक पॉइंट को उसमें समझा था। अब उन्हीं जनरेशन की, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसीलिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं वापस आपके सामने लेके आया हूँ एक छोटे से रूप में, जिससे हम उन पांचों जनरेशन को एक ही पिक्चर में अच्छे से वापस समझ सकें और उसको अच्छे से याद कर सकें। क्योंकि ये क्वेश्चन हर प्रकार से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम से आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें भी इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है कंपटीशन की एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी किया हुआ है। चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, एनीथिंग, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये जो जनरेशन वाला पार्ट है, जनरेशन वाले पार्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन पिक होते हैं और पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन की एग्जाम्स के पर्पज से भी, और 11th में हो आप, उसके पर्पज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरेशन मतलब पीढ़ियां। पीढ़ियां मतलब जैसे आपके दादा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर आप, ऐसे करके, मतलब जो क्रम चल रहा है एक परिवार का। तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी जनरेशन है। पहले ये इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आई, फिर उसका कोई और अन्य टेक्नोलॉजी आई। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो सुधार होते जा रहे हैं, तो वो क्या, तो उसे हम क्या कहेंगे? जनरेशन कहेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते, हम सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करते हैं। बस एक थोड़ा ध्यान रखिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें। क्यों? क्योंकि क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं इस चैनल के माध्यम से, और ये चैनल आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित हो, गवर्नमेंट वैकेंसी से संबंधित हो, चाहे प्राइवेट वैकेंसी से संबंधित हो, या और देखा जाए तो क्लास 10 की मैथ एंड ज्योग्राफी, 12th क्लास की, और 11th-12th कंप्यूटर साइंस, कंटिन्यू इनकी क्लासेज इस चैनल के माध्यम से चल रही हैं, जिनको आप लगातार देखते रहे हैं। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहें और देखते रहें। तो हमारी जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, ये जनरेशन की जो ड्यूरेशन है 1942 से 1955 के मध्य है। मतलब 1942 से ये जनरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, 1955 तक ये जनरेशन रही थी, क्योंकि 1955 के बाद तुरंत सेकंड जनरेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी उस पर आधारित थी। देखो, हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन, उसकी टाइमिंग और टेक्नोलॉजी, और कौन सी लैंग्वेज उस समय आई थी, और कौन से उनके फेमस कंप्यूटर हैं, और क्या उसमें स्पेशल है, उसके बारे में हम ये तमाम बिंदु डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, और जो लैंग्वेज यहाँ यूज की गई थी वो मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई थी। तो मशीनी लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 की, वो मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। असेंबली लैंग्वेज जैसा आप लिख रहे हो, जैसे आपको कोई फाइल ओपन कर रही है तो आपने ओपन कमांड लिख के उसे किया तो ओपन हो गई, आपने क्लोज लिख के कमांड तो क्लोज हो गई, वो कहलाते हैं असेंबली लैंग्वेज। इस जनरेशन के जो फेमस कंप्यूटर हैं एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, फर्स्ट, ये इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर रहे हैं। और क्या स्पेशल था इस जनरेशन में? स्टार्ट किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार किया जा रहा था। तो वैक्यूम ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में छोटा सा आपने एक सब कुछ जो बड़ा सारा देखा था उसको अपन ने एक ही रूप में सारा समेट लिया। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55, वैक्यूम ट्यूब, मशीनी असेंबली लैंग्वेज, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक और स्टोरेज प्रोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। तो जो सेकंड जनरेशन है वो 1955 से 1964, ठीक है, 64 इज एंडिंग। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे, वैक्यूम ट्यूब साइज में बड़ी थी,
तो उसके कारण कंप्यूटर का आकार भी बहुत बड़ा था, बहुत वजनी थे, और वैक्यूम ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और हीट बहुत सारी प्रोड्यूस करते थे, तो बहुत ही काम करना मुश्किल था, रिलायबल नहीं थे। पर जैसे ही ट्रांजिस्टर आए सेकंड जनरेशन में, तो कंप्यूटर की साइज थोड़ी कम हुई और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम था वो कम हुआ, हीट्स कम हुई। परंतु जैसे फर्स्ट जनरेशन में एसी की रिक्वायरमेंट थी, तो सेकंड में भी एसी की ही रिक्वायरमेंट थी, बट थोड़ा साइज छोटे हो गई कंप्यूटर की और रिलायबल होने लगे। फोटोन, कोबोल, एल्गोल जैसी लैंग्वेज इस जनरेशन की देन है। अब फेमस कंप्यूटर कौन कौन से रहे? IBM 1401, IBM 1620, यूनिवेक और 1108। अब सबसे स्पेशल बात क्या है इस जनरेशन में? इस जनरेशन की सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया? तो आंसर है आपका सेकेंड जनरेशन। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जीके के हिसाब से जो कंप्यूटर की प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन आता है, तो उसके हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, कब आया सेकेंड जनरेशन में। टाइमिंग क्या है? 1955 से 64। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1975 तक की है। इस जनरेशन में आईसी आ गई, वैक्यूम ट्यूब को घटाकर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को घटाकर आईसी, मतलब आईसी बहुत छोटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब और छोटा हो गया कंप्यूटर, और हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर बनने लग गई, उनका उपयोग होने लग गया। IBM 360 सीरीज के कंप्यूटर और हनीवेल 6000 सीरीज के कंप्यूटर इस जनरेशन की ही देन है, फेमस कंप्यूटर रहे हैं। अब क्या हो गया, देखो क्या स्पेशल है इसके अंदर, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पर चालू हो गई। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं और बहुत सारी प्रोग्रामिंग को एक साथ चलाया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर इस जनरेशन में डेवलप किए गए। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर कब आए? थर्ड जनरेशन में आए। क्या टाइमिंग है? 1964 से 1975। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जैसे ही थर्ड कंप्लीट हुई, फोर्थ स्टार्ट हो गई और अभी तक ये ऑनवर्ड चल रही है अभी तक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लग गया। मतलब लाखों आईसी VLSI के एक छोटे से कोने के बराबर क्षमता थी। मतलब इसकी क्षमता, इसके एक चौथाई भाग की क्षमता लाखों आईसी के बराबर थी। आप सोचो, आईसी का उपयोग करके थर्ड जनरेशन काम कर रहा था, अब VLSI की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो उसका एक चौथाई भाग आईसी के हजारों कैपेसिटी के बराबर था। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेटाबेस, और सॉफ्टवेयर का उपयोग, डेटाबेस बनना चालू हो गया, एप्लीकेशन बनना चालू होगी, माइक्रो प्रोग्रामिंग एक्स्ट्रा जो भी आप देख रहे हो अभी समय, सब फोर्थ जनरेशन में हो रहा है। जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन वगैरह जो भी आप मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर डेस्कटॉप में जो भी यूज कर रहे हो, सब फोर्थ जनरेशन की ही देन है। और फेमस कंप्यूटर जो आप लैब वगैरह हम देख रहे हो, सारे इस जनरेशन के ही हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर भी डेवलप हो चुके थे, मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते थे। अब तक जो कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को रखने के लिए बहुत बड़ा हॉल चाहिए होता था, तो पॉसिबल नहीं है कि इसको हम लेके जाएं कहीं। सेकेंड जनरेशन में भी सेम कंडीशन, थोड़ा साइज कम हुआ बट सेम कंडीशन। थर्ड में भी हम पोर्टेबल नहीं थे, पर फोर्थ जनरेशन में इतने पोर्टेबल हो गए कि आप मोबाइल एक सबसे छोटा है, जेब में रख के ले जाओ कहीं भी, और बहुत मिनी मतलब लैपटॉप्स आने हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ इसी जनरेशन के अंदर, नेटवर्किंग आ गई एंड डेटा कम्युनिकेशन बहुत ही पॉपुलर हो गया। आज सब लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इस जनरेशन के अंदर, और माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ है। तो क्वेश्चन आए, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में डेवलप हुआ? तो फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ। टाइमिंग 1975 से कंटिन्यू अभी चल रही है। कुछ बुक्स में
इसको फिनिश कर दिया गया यार, 5th जनरेशन पे काम कर रहे हैं, परंतु हम ऑथराइज बुक पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, जिसमें लिखा हुआ है 1975 से लगातार अभी तक चल रही है, इसकी एंडिंग नहीं हुई है। तो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे तो ऑथेंटिक आंसर लिख पाएंगे। तो 4th जनरेशन ये था आपका। अब बात करें 5th जनरेशन। अब जब कंप्यूटर की साइज सब कुछ कंप्लीट हो चुकी, बहुत छोटा हो गया, मोबाइल सारे आपके जितने भी आप काम करना चाहते हो 4th जनरेशन से वो आप सारे काम कर पा रहे हो। तो 5th में क्या है? 5th होने को तो अभी अंडर डेवलपमेंट चल रही है, 5th अभी अंडर डेवलपमेंट में है, परंतु इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी आने वाली? AI, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसका मतलब जो मशीन बनेगी वो अपने आप सोचेगी, जैसा बिहेव लाइक ह्यूमन, जैसा मानव का बिहेव रहेगा, मानव जैसा सोचेगा, मानव जैसा बोलेगा, वैसे ही ये आपकी जो 5th जनरेशन की जो कंप्यूटर बनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले, वो खुद भी ऐसा ही बिहेव करेंगे, वैसा ही बोलेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग होगी एंड मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन टू एग्जीक्यूट अ टास्क। मेक डिसीजन ऑफ देयर ओन, वो अपने आप डिसीजन ले पाएंगे और उस टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सेस कर पाएंगे। मतलब अपने आप उनको लगेगा, अब जैसा अब तक तो क्या आपके लैब में कंप्यूटर पड़ा है या आपके घर में कंप्यूटर रखा है, जब तक आप उसे ऑन नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी उसे सप्लाई नहीं पहुंचाओगे, ऑन नहीं करोगे, ऑन नहीं होगा, पड़ा रहेगा ये चीज, कुछ नहीं करेगा। परंतु अब के कंप्यूटर जो होंगे उसमें क्या होगा? वो थिंक करेंगे कब ह्यूमन को इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या उनको काम करना है। ठीक है, जैसे आपने एक रोबोट मूवी देखी होगी, उसके अंदर चिंकी पिंकी क्या नाम था उस रोबोट का, नाम रखा था रजनीकांत ने। तो वो स्टार्टिंग में तो थिंक नहीं कर पाता था, पर उसके अंदर फीलिंग डाली गई, थिंक करने की डाला गया, और बाद में वो थिंक करने लग गया और बहुत सारा गजब की मूवी बनाई उसने। तो इस तरह का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 5th में डेवलप की जा रही है। तो हमने एक ही वीडियो में सारी जनरेशन कवर कर ली हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से हमने पिछली वीडियो में भी समझ लिया था और उन सबका निचोड़ मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो इसको जब तक आपने अब तक आपने 5 जनरेशन की डेफिनेशन जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा, उसके बाद एक पन्ने में ये सारा आप बना के तैयार कर लें। सो अब आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।